आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के रीति काल के संबंध के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में रीति काल ही रखा गया है। हमें पता है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है और ये विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया हुआ मान्य है। उसी को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये 4 विभाग हैं। आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक का इसका समय माना है। हमने प्रथम वर्ष में भी ये देखा था कि जब हमें ईस्वी सन और संवत में अंतर देखना होता है तो ईस्वी सन यदि हमें दिए हुए हों तो उसमें 57 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो संवत निकल आता है। इसी तरह से जब हम संवत देख रहे हैं तो 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी सन निकल आएगा। दूसरा जो काल था वह है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल नाम दिया है। इसका समय है 1375 से लेकर 1700 संवत तक। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल नाम भी दिया है। इसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा काल, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, उसका नाम गद्य काल और संवत 1900 से लेकर अभी तक वो चल रहा है। ये 4 काल थे। इन चारों कालों को हमने अपनी पिछली कक्षा में भी जाना था और आज पुनः हमने स्मरण रखने की दृष्टि से उसका दोहरान किया है। चूँकि हमारे कोर्स में रीति काल है तो हम उस रीति काल के विषय में ही यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। यह रीति काल क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा भाग है। बात आती है रीति काल में ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा विषय था जिसके अनुसार इसे भक्ति काल से अलग किया गया। तो वह जो विषय है वह विषय है मूल रूप से श्रृंगार, क्योंकि इस काल का प्रमुख विषय श्रृंगार रहा है। भाव और रस की दृष्टि से यह काल घोल श्रृंगार का काल है और सभी कवि ने थोड़ा या बहुत सौंदर्य वर्णन तो अवश्य ही किया है। कला शिल्प की दृष्टि से अलंकार प्रियता, छंद प्रियता, शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया है। आज हम जिस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहे हैं और जो परीक्षा में प्रश्न पूछ भी लिया जाता है वह है रीति काल की प्रवर्तक कवि विषयक मत। रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाए? कुछ आलोचक केशव को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ आचार्य चिंतामणि को। ऐसा कौन सा विशेष कार्य रहा है जिससे केशव को इस दृष्टि से मान्यता दी गई है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास केशव को रीति काल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। क्यों मानते हैं, हम इस बात को उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। श्याम सुंदर दास का मत है यह समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्र का आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते। फिर ऐसी कौन सी बात है? तो वो आगे बोलते हैं, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्यधारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। बच्चों,
उनके इन शब्दों से कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि श्याम सुंदर दास ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। वैसे ये निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति ग्रंथों का सृजन किया और इससे वह आदिम आचार्य हैं। और केशव के पूर्व भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो रीति ग्रंथ हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो सूरदास ने साहित्य लहरी लिखा था, नंददास का रसमंजरी, कृपाराम की तरंगिणी, कर्णेश का कर्णाभरण, इसी तरह के ग्रंथ थे। इसलिए केवल रीतिकालीन ग्रंथ लिखने से ही कोई रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं कहला सकता। दूसरा मत जो है वह है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि स्वीकार किया है और उनका जो मत है उस मत को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उन्होंने कहा है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला है और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तब हमारे समक्ष स्वतः ये प्रश्न उठता है कि शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार क्या है, और इसी का उत्तर देते हुए उनका कथन है, साहित्य की मीमांसा प्राय बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति तक पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसकी पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। कहने का अर्थ क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि उस समय जिन विषयों को आधार बनाकर काव्य रचना की जा रही थी, उससे सामग्री न लेकर केशव ने जो सामग्री ली है वो पिछले आचार्यों के द्वारा मान्य सामग्री को लिया है। किस तरह, थोड़ा इसे भी देखते हैं। उनका आगे कहना है, उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दिशा का परिचय कराया था जो भामा और उद्भट के समय थी, उस उत्तर दिशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई है। आप में से जो भी बच्चे संस्कृत विषय के रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा हो यदि, तो जो चीज़ सामने आती है जब हम संस्कृत काव्यशास्त्र को देखते हैं तो वहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि भरत से भामा, उद्भट ये एक लंबी परंपरा चली है और आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ ये बाद के आचार्य हैं। तो जो परंपरा रीतिकाल के कवियों ने अपनाई है बाद में आचार्यत्व के लिए, वह सामग्री उन्होंने आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित सामग्री ली है, परंतु केशव ने वह सामग्री नहीं ली है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कवि नहीं मानते। और उनका कथन और हम आगे देखें तो वह कहते हैं, केशव दास के उपरांत तत्कालीन रीति ग्रंथों की परंपरा चली ही नहीं। मतलब केशव के जो मत थे उस मत को उनके बाद वाले, उनके समकालीन कवियों ने मान्य नहीं किया। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उनकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्य जिनका उन्होंने अनुकरण किया था, भामा, उद्भट, उनका मार्ग को न अपनाकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली। काव्य के स्वरूप और अंशों के संबंध में हिंदी के रीतिकाल कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती आचार्यों का मत ही ग्रहण किया है। इस तरह बच्चों, हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, इसीलिए रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मत प्राय सभी लोगों ने मान्य किया है।